अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी, देन सेकंड प्रेगनेंसी, ऑल 3 ट्राइमेस्टर एंड देन सिजेरियन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी, मेरी प्रेगनेंसी की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि मेरी शादी जो है 1 नवंबर 2019 जो है वो मेरी वेडिंग डेट है। ऑलमोस्ट 2 मंथ आफ्टर वेडिंग मैंने कंसीव किया था, राउंड अबाउट 17 दिसंबर टू 25 दिसंबर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो था वो बहुत अच्छे से गया। मैंने विदाउट एनी मेडिकेशन जो था वो कंसीव किया था। किसी किस्म की कोई मेडिसिन नहीं थी मैं ले रही। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर अभी स्टार्ट हुआ था, यानी चौथा मंथ था प्रेगनेंसी का। वाटर बैग जो था वो लीक हो गया और मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं थी इन चीज़ों के बारे में। देन ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और फिर लेबर पेन, सीवियर किस्म का लेबर पेन जो था वो स्टार्ट हो गया हुआ था। घर से ही हॉस्पिटल जाते जाते बहुत देर हो गई थी। तो मैंने जो था बेबी गर्ल को डिलीवर किया था नॉर्मली, जबकि उसकी हार्ट बीट नहीं थी। तो ये जो था ये मिसकैरेज था मेरा फर्स्ट। देन आफ्टर ये जो था ये 9 अप्रैल 2020 जो था ना, ये मिसकैरेज की डेट थी। उसके बाद ऑलमोस्ट मैंने 6-7 माह के बाद जो था वो दोबारा कंसीव किया। इस दौरान मैं मेडिसिन लेती रही। फोलिक एसिड जो था वो मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड किया था कि आप इसको यूज़ करें और ये आपको हेल्प करेगा कंसीव करने में दोबारा से। तो उसके अलावा कुछ हमारी मिथ्स हैं कि ये ना करो, ये ना करो, ये करो। उस पर भी मैंने पहले तो मैं बिलीव नहीं थी करती, मैं कहती थी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब मैंने मिसकैरेज हो गया तो उसके बाद इन चीज़ों पे ट्रस्ट था, खुद ही हो गया कि ये करनी चाहिए एहतियात। तो उन चीज़ों पे भी थोड़ा सा था, जैसे पैरों के बल नहीं बैठना और भी काफ़ी चीज़ें थी। सेकेंड टाइम जो था वो मैंने कंसीव किया था 21 दिसंबर जो था, उसके राउंड अबाउट मैंने 2020 जो था वो कंसीव किया। सेकेंड कंसीव के बाद बहुत अच्छा टाइम गुजरा। तीनों ट्राइमेस्टर जो थे उसको मैंने बहुत इंजॉय किया। और फर्स्ट और सेकेंड जो मेरी प्रेगनेंसी थी उसमें कुछ ये भी डिफरेंस था कि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में एक तो मेरे पास इतनी अवेयरनेस नहीं थी, अभी न्यूली मैरिड थी। आई एम जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड। तो उस वक्त इतनी सेंस नहीं थी इन चीज़ों की। जब मैंने सेकेंड टाइम कंसीव किया तो उस वक्त मेरे पास गूगल की जो थी वो अपॉर्चुनिटी थी, मैं गूगल से सर्च कर सकती थी चीज़ों को, अपने प्रॉब्लम्स को, उनके सॉल्यूशंस ढूंढ सकती थी। तो इट्स अ वेरी गुड। हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, उनके अच्छे और बुरे दोनों पॉइंट होते हैं। तो मैं कहती हूँ गूगल यानी ये जो इंटरनेट है ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है अगर हम इसे अच्छे तरीके से इसका यूज़ करते हैं। तो मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी सेकेंड टाइम जब मैंने कंसीव किया तो मैंने गूगल से सर्च किया हर चीज़ को। कंसीव करना है उसके लिए मुझे किन चीज़ों को परहेज़ करना है, क्या चीज़ें साथ लेके चलनी है। और जब कंसीव कर लिया उसके बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या है, सेकंड ट्राइमेस्टर क्या है, थर्ड ट्राइमेस्टर क्या है, फर्स्ट में ईटिंग हैबिट्स कैसी रखनी है, उसके अलावा एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों को मैं साथ लेके चल रही थी। तो गूगल ने मुझे बहुत हेल्प किया। मेरे साथ सेकंड जो प्रेगनेंसी थी उसमें ऑलमोस्ट 9 मंथ ही एक प्रॉब्लम रहा कि मेरे ना गले में बहुत ज़्यादा जलन होती थी, सीवियर किस्म की ना, जैसे स्टमक डिस्टर्बेंस रहती थी। तो उसको काफ़ी मैंने इस चीज़ को फेस किया। उसके अलावा बाकी सब कुछ ठीक रहा, मेडिकेशन भी चलती रही, प्रॉपर मैं अपना चेकअप करवाती रही मंथली और देन 15 डेज़ 15 दिन के बाद लास्ट पे मैं एक हफ़्ते के बाद डॉक्टर के पास जा रही थी। तो बिल्कुल अच्छी प्रेगनेंसी चल रही थी, बहुत अच्छा टाइम पीरियड था। मैं फुली इंजॉय कर रही थी अपनी प्रेगनेंसी को और मैं ज़हनी तौर पे इस चीज़ के लिए बिल्कुल मतलब मेरे सेट था कि मैं नॉर्मल जो है ना वो बेबी डिलीवर करूँगी। क्योंकि मैंने पहला जो बेबी था हालांकि उसमें हार्ट बीट भी नहीं थी बच्ची की, तो मैंने उसको नॉर्मल डिलीवर किया, लेबर पेन्स हुई, सब कुछ था।
सेकेंड टाइम पे मेरे 37 वीक्स जो थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए थे। 38 वीक जो था वो स्टार्ट था। तो 37 वीक के बाद आपका बेबी बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, उसकी जब मर्ज़ी भी हो सकती है, पैदाइश हो सकती है। तो नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए मैं हॉस्पिटल गई थी। उन्होंने देखा कि थ्रू अल्ट्रासाउंड बेबी का जो एमनियोटिक फ्लूइड है ना वो बहुत कम हो गया है। एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा तो मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इतना जो मुझे गूगल से मैंने सर्च किया मुझे इतनी समझ आई कि इसके थ्रू बेबी को ऑक्सीजन मिल रहा होता है, यानी उसकी हार्ट बीट का इसके साथ कोई कनेक्शन होता है। एमनियोटिक फ्लूइड जो था वो बहुत कम हो गया था, इतना कम हो गया था कि बेबी की हार्ट बीट जो थी वो इतनी सीवियर किस्म की आ रही थी कि बच्चे को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। डॉक्टर ने बहुत मुझे एडमिट कर लिया और कंट्रोल करने की कोशिश की, बार बार वो हार्ट बीट बच्चे की चेक कर रही थी। तो ज़हनी तौर पे मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी कि मेरा सिजेरियन होगा। बिल्कुल मैं नॉर्मल थी कि मैंने फ़र्स्ट बेबी को भी नॉर्मल डिलीवर किया था, तो मैं अभी सेकंड टाइम भी नॉर्मल डिलीवर करूँगी। लेकिन बेबी की जो हार्ट बीट थी वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही थी। बार बार मुझे पैनाडोल और जूसेस दिए जा रहे थे आधे घंटे के वक्फे से, लेकिन नहीं, बेबी की हार्ट बीट थी कि बिल्कुल भी नहीं थी कंट्रोल हो रही। देन डॉक्टर मुझे पहले तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे ये बात कही कि हो सकता है आपका सिजेरियन करना पड़े। तो और भी ज़्यादा ज़हनी तौर पे मैं अपसेट हो गई कि ये क्या, कभी सुना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं कि सिजेरियन भी होता है या ये क्या चीज़ है। बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं सर्च करूं या किसी से बात करूं। ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। उस वक्त मेरी वालदा मेरे साथ थी हॉस्पिटल में। तो जैसे तैसे टाइम गुज़रता रहा और ऑलमोस्ट 8 अक्टूबर 2021 जो दिन है वो सिजेरियन की डेट है। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे, 9 साढ़े 9 के राउंड अबाउट डॉक्टर ने सिग्नेचर करवा लिए कि हम जो है वो सिजेरियन कर रहे हैं, सी सेक्शन आपके पेशेंट का कर रहे हैं, बिकॉज़ बच्चे की हार्ट बीट कंट्रोल नहीं हो रही। तो डॉक्टर बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट कर रही थी। दैन सिजेरियन हुआ। सिजेरियन के टाइम उन्होंने मुझे कमर में इंजेक्शन दिया और एनेस्थीसिया था, वो मैं बेहोश तो नहीं हुई, लेकिन ये था उसका असर था, जिस्म पे सुन्न हो गया जिस्म। उस टाइम पे कोई पता नहीं क्या हो रहा है। जस्ट मैंने एक आवाज़ सुनी, बेबी की थी, बेबी की रोने की थी आवाज़। उसके बाद जब मैंने वो आवाज़ सुनी सारी दर्द, सारी तकलीफ़, हर चीज़ भूल गई। तो लेडी डॉक्टर ने उस वक्त मुझे बताया, बिल्कुल मुझे इर्द गिर्द इतने लोग थे मेरे सी सेक्शन के वक्त, लेकिन मुझे जहन कहीं और ही था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी मैं। जब डॉक्टर ने ये बात कही कि आपका बेबी बॉय हुआ है, तो मेरा बेबी ठीक है, ये चीज़ जहन में सुनी मेरे दिमाग ने, तो शुक्र है, हर चीज़ भूल गई उस वक्त। वॉमिटिंग हो रही थी, सांस बंद हो रहा था मेरा। नर्स मुझसे पूछ रही थी आपको क्या हो रहा है, मैं बोल भी नहीं थी पा रही क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उसके बाद जब उन्होंने मुझे रूम में शिफ्ट किया वार्ड में, तो बहुत ज़्यादा सर्दी, इतना ज़्यादा ठंडक, इतनी सर्दी, इतना ठंडा मौसम नहीं था जितनी उस वक्त मुझे सर्दी लग रही थी। एनेस्थीसिया जो था उसका असर था। देन ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे के बाद दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया। तो मैंने तकरीबन 10-11 घंटे के बाद अपने बेबी को देखा। तो उसको देख के मैंने बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि फ़र्स्ट टाइम जो था मैंने कंसीव किया, लेकिन मैं अपने बेबी को उसके 4 मंथ ही थे तो मिसकैरेज हो गया। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी वाली औलाद दी है। बेटी भी होती तो उसके लिए भी मैं इतना ही शुक्र अदा करती। लेकिन सिजेरियन के बाद की जो तकलीफ़ थी, ओहो हो, इतनी सीवियर किस्म की पेन, स्टिचेस वाली जगह पे ऐसे था जैसे किसी चीज़ ने ज़ोर से जकड़ा हुआ है आपको। बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की दर्द थी। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने खाने के लिए कहा कि आप पानी पियो। कुछ घंटे जब गुज़र गए, ऑलमोस्ट काफ़ी घंटे गुज़र गए थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन 11 से ज़्यादा घंटे हो चुके थे। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि पानी आप लें, फिर उसके बाद चाय वगैरह। तो
काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस था सिजेरियन का। कभी ख़ानदान में किसी का सुना ही नहीं कि ये सिजेरियन भी होता है या क्या इसका तरीक़ाकार है, ये क्यों होता है, ये वो, इसकी क्यों कौन कौन सी इसमें आपको एहतियात करनी है, कुछ भी नहीं पता। मेरी मदर मेरे साथ थी, मेरे हस्बैंड थे, मेरे भाई थे, मेरी भाभी थी, सब थे, लेकिन उनमें से कोई एक भी नहीं था जिसको इसके बारे में पता हो कि सिजेरियन क्या है, तो क्या इसके मतलब तरीक़ाकार होता है, इसमें कौन सी एहतियात है। उठ के चलना बहुत मुश्किल था, लेकिन डॉक्टर आपसे कह रही थी कि आपको खुद चलना है, आपको उठ के बैठना है, आपको अपने बच्चे को फीड करवाना है। तो बहुत दर्द था, सब कुछ था। मैं उठी, मैं बैठी, मैं अपना वाटर बैग, यूरिन बैग जो मुझे लगा हुआ था उसको मैं लेके वॉक कर रही थी, वार्ड में चलने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने अपने बच्चे को फीड भी करवाया। हॉस्पिटल में उन्होंने 3 दिन रखा, उसके बाद उन्होंने रिलीज़ कर दिया कि आप जा सकते हैं। तो इस दौरान कुछ गूगल से सर्च किया, कुछ इर्द गिर्द के रिश्तेदारों से जान जुन के, तो मुझे इस चीज़ का यानी इल्म हुआ कि आपकी डाइट जो है ना, कुछ डॉक्टर ने भी बताया कि लिक्विड ही डाइट रखें। जैसे पाए वगैरह होते हैं, उसमें उसको जब आप फ्रीज़ करते हो या ठंडा हो जाता है तो वो एक जेली लाइक मटेरियल बन जाता है, तो वो आपके जो मसल कटे हुए हैं उनको हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। तो मुझे याद है कि मेरी मम्मा ने मुझे 2 महीने जो है ना वो लिक्विड डाइट पे रखा। पाए, बकरे के पाए, बड़े पाए, मछली जो होती है उसका कड़ी, फ़िश कड़ी यानी शोरबे वाली मछली बनाती थी, तो उसके साथ मैं गंदम की रोटी लेती थी। चाय का इस्तेमाल कराती थी, दूध से परहेज़ कर रही थी। एक तो वो कहते हैं रेशा वगैरह बन जाता है उसकी वजह से, दूसरा गैस जो बहुत सीवियर किस्म की हो जाती है, तो उसको अपने कंट्रोल करने के लिए चाय का यूज़ करें, दूध अवॉइड करें, फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, और हर चीज़ मैंने यूज़ की, ठीक है। बाकी खाने शाने जो थे उनसे चटपटों से परहेज़ किया, यही नरम जो थी खुराक ये ली, फ्रूट्स वगैरह खाए। तो कुछ टाइम 2 माह में मुसलसल इसी डाइट पे रही, तो मैं थोड़ा सा उकता गई थी। उसके बाद फिर मैं नॉर्मल डाइट की तरफ भी आई, ये भी यूज़ कर रही थी, साथ में मैं दूसरे जो घर में खाने वगैरह बनते थे उनको थोड़ी मिकदार में वो भी यूज़ कर लेती थी। चावल बिल्कुल नहीं लिए मैंने। अभी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स होने वाले हैं, 10 हफ्तों का मेरा बेबी हो गया। तो इस दौरान मुझे लगता है मैंने 1 आध दफ़ा चावल खाए होंगे। बाकी दूध अभी तक नहीं मैं ले रही, सिर्फ चाय का इस्तेमाल कर रही हूँ। जूसेस, फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट जो भी चल रहे हैं, हर चीज़। तो काफ़ी अच्छी मेरी जर्नी थी, मैं सब कुछ बिल्कुल सेट जा रहा था। सेकंड प्रेगनेंसी थी और अल्हम्दुलिल्लाह बेबी मेरे पास है, सब कुछ है। सिजेरियन की थोड़ी से जो है ना वो मसाइल होते हैं, वो चल रहे हैं, और वो 6 मंथ तक या 1 साल तक वो आपके साथ चलते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा एहतियात किया है। लोग कहते हैं कि कमर में दर्द होता है, आप ये करते हो वो करते हो। शुक्र है अल्लाह का, मुझे इस तरह का कोई मसला नहीं है, ना मेरे जोड़ों में कोई दर्द है, क्योंकि शुरू के जो 2 महीने थे ना, मैंने बिल्कुल, ये नहीं है कि मैं बिस्तर से लगी रही हूँ, मैं उठ के चलती फिरती रही हूँ, लेकिन मैंने कोई वज़न नहीं उठाया। उसके अलावा फ़र्स्ट बेबी था तो इतनी मेरे पे कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी। उसी के साथ जागना है, उसी के साथ सोना है, उसी के साथ यानी खाना शाना खा रहे हैं, घर वाले बच्चों को उठा रहे हैं, तो अच्छा टाइम था। बस थोड़े से मसाइल ये हैं कि अभी जो स्टिचेस हैं ना अंदर से, अभी वो अच्छे से हील नहीं हुए, उसको हील होने में ऑलमोस्ट 6 मंथ लगेंगे। तो बाकी हल्की सी स्वेलिंग की, रेडनेस, हल्का फुल्का पेन वो तो होता है। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था, अल्लाह का शुक्र है, मेरे पेरेंट्स का, मेरे बड़ों का, मेरे हस्बैंड का, इन सब का जो मेरे साथ रहे सारे टाइम में। और काफ़ी अच्छी जर्नी थी। उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छी लगी होगी मेरी स्टोरी। तो बस एक सिजेरियन था जिसका थोड़ा सा जिसने डिस्टर्ब कर दिया, अदरवाइज़ मैं पूरी प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरी प्रेगनेंसी में डाइट क्या थी, और उसके अलावा मेरी हैबिट्स। और सबसे बड़ी बात जो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ इस वक्त, मुझे वर्कआउट का बहुत ज़्यादा शौक़ है। शुरू से ही हम 3, मेरे भाई और मैं, हम वर्कआउट बहुत ज़्यादा करते थे, यानी एक्सरसाइज हमारी ज़िंदगी का हिस्सा थी। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए ख़ुद को रेडी किया हुआ था कि जैसे ही मैं छिले से बाहर निकलूँगी, यानी बेबी की पैदाइश के 2 माह बाद, 1.5 माह बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी। तो लेकिन वो चीज़ बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि अभी मेरा सिजेरियन हुआ है। तो 6 माह तक तो डॉक्टर बिल्कुल अवॉइड करते हैं कि आप ना करें एक्सरसाइज वगैरह। तो इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ।
इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं ठीक हो जाऊंगी और फिर मैं अपना वर्कआउट्स नॉर्मल रूटीन शुरू करूंगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।